को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, चुनाव नज़दीक है, इस समय इसकी ज़रूरत क्यों आती है? देखिए, हमारे हाथ कुछ ऐतिहासिक जो दस्तावेज लगे हैं, जो दस्तावेज 1815 से 1874 तक के भी हैं और 1874 से आज़ादी तक के भी हैं। उन दस्तावेज़ों में उत्तराखंड के जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को दर्शाया गया है। पहले 1815 से 1874 तक जो हैं उसमें नॉन रेगुलेशन एरिया को दर्शाया गया है, जहाँ पर सामान्यतः कानून लागू नहीं होते थे, विशेष कानून लागू होते थे जैसे जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद 1874 से जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू हुआ तो उन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अंतर्गत ही गढ़वाल और कुमाऊं के जो हिस्से थे, पर्वतीय क्षेत्र है, उनको उसमें रखा गया है और पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में रखा गया। और उस दौरान पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में पूरे भारत के जो एरियाज़ थे, उन एरियाज़ में आज की डेट में जनजातीय दर्जा मिल चुका है। उन एरिया में आज की डेट में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का लाभ मिल रहा है, पर उत्तराखंड को क्यों अछूता रखा गया, ये बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ जो 5 मानक रखे गए हैं, 5 मानक जो रखे गए हैं जनजाति दर्जा प्राप्त करने के, उन 5 मानकों में जो सबसे बड़ी बात है, पहला रखा गया है पिछड़ापन रखा गया है, विशेष भौगोलिक परिस्थिति रखी गई है, आदिम लक्षण रखे गए हैं और आम समुदाय से संपर्क में संकोच और विशिष्ट संस्कृति रखी गई। ये 5 जो लक्षण है ये रखे गए हैं। तो ये 5 मानकों को उत्तराखंड का, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, रवाई जौनपुर का क्षेत्र हो, ये पूरे क्षेत्र इन पूरे 5 मानकों को पूर्ण करते हैं। तब इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि उत्तराखंड को, इन क्षेत्रों को जनजाति में शामिल करके यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। दूसरी एक पावर जो 10 दिसंबर 2025 को एक अलग से पावर अब मिली है कि पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था, पर अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि अब स्टेट गवर्नमेंट इन 5 मानकों के आधार पर क्षेत्र के हिसाब से कोई ऐसा एरिया है जो इन मानकों को पूरा करता है, उसको विधानसभा के अंदर लाकर उस बिल को लाकर पास करके केंद्र सरकार को भेजना है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये निश्चित तौर पर अगर लागू होंगी तो हमारा चाहे रोजगार के अधिकार हो, चाहे भू कानून, सशक्त भू कानून, वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। मूल निवास की बात हम करते हैं, वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। रोजगार के जो अधिकार है, वो चाहे प्राकृतिक संसाधनों पर दोहन के अधिकार है, हमें मिलने वाले हैं। परिसीमन की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही होता है, पर जनजातीय क्षेत्र पर जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है, वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि वहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर भी परिसीमन हो सकता है, पर तभी हो सकता है जब ये अधिकार हमें मिलेंगे। तमाम प्रकार के ऐसी शराब को लेकर पूरे प्रदेश में इतने आंदोलन चल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर इसमें पेशा एक्ट में पूरी तरीके से एक नियम है कि ग्राम सभा ही शराब के ठेकों को खोलना है, बंद करना है या उसको नियंत्रित करना है, पूर्ण प्रतिबंध करना है। इस प्रकार के प्रावधान इसमें हैं। कहने का मतलब है कि पूरी जो पावर है वो ग्राम सभाओं को मिलेंगी अगर ये अधिकार लागू होते हैं, और अगर ग्राम सभाएं सशक्त होंगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो एक गांव है, वो चाहे सीमावर्ती गांव हो या कोई भी गांव हो, उनको अगर अधिकार मिलेंगे तो उन गांवों में रिवर्स पलायन वापस होगा। ये देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा प्रश्न है कि जिस प्रदेश की सीमा चाइना जैसे और नेपाल जैसे देश से मिल रही हो, और चाइना जो भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है, अगर वही गांव, सीमांत गांव खाली हो जाए, वहाँ के लिए कुछ इस प्रकार के प्रावधान ना किए जाएं जिससे कि वहाँ के लोग रिवर्स पलायन करें, वहाँ के लोग वहीं पर रुके रहे, तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए बड़े गंभीरता से सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको इस बात को लेना चाहिए। और ये बात अगर आएगी तो हमें अधिकार मिलेंगे, तो हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सशक्त होंगे, हमारा राज्य सशक्त होगा। समस्त उत्तराखंड की अगर बात करते हैं आप शेड्यूल में ले जाने की, तो कुछ पेज के आपने कहा कि गढ़वाल कुमाऊं में जो सामान्य जाति हैं उनको पहले जनजाति में शामिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस एरिया को फिफ्थ शेड्यूल में कर पाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5th शेड्यूल में 5th शेड्यूल लागू होने के लिए जो एक क्राइटेरिया है वो जनजाति है, और हमने जो दस्तावेज दिखाए हैं वो 1815 से लेकर 74 तक जो नॉन रेगुलेटेड एरिया जो घोषित किए गए थे इन क्षेत्रों को, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, उसके बाद 1874 से और आज़ादी के पूर्व तक
जिस प्रकार से शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में इन्हें रखा गया और इनके साथ जिन क्षेत्रों को रखा गया था उन्हें आज जनजाति मिला हुआ है, हम उस आधार पर ही कहेंगे कि पहले यहाँ पर जनजाति लागू हो और जनजाति के साथ 5वीं अनुसूची लागू हो। और उसके अलावा जो 5 जनजातियाँ यहाँ पर पूर्व से ही है उन पर सीधे 5वीं अनुसूची लागू कर दी जाए और उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को, चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, जो पर्वतीय क्षेत्रों में, जो इन क्षेत्रों में रह रहे हैं जिनके दस्तावेज हैं, उनको एसटी में ला करके उनको भी 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप इसमें कह रहे कि पर्वतीय क्षेत्रों को रखा हुआ है और एक तरफ क्षेत्र अगर हिमालय की परिभाषा बता रहे हैं, आजकल की परिभाषा, तो जो इसमें मैदानी क्षेत्र है वो भी शेड्यूल रूप में घोषित होंगे। अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय में नौकरी, पेशा, रोजगार, इन पर एक विवाद फिर से नया फायदा हो जाएगा। इसको आप किस तरह से? देखिए, आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि अगर जो पर्वतीय क्षेत्र को मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों को नहीं मिलेगा। देखिए, जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जो एरिया उस दौरान से ट्राइबल क्षेत्र घोषित थे, उन क्षेत्रों को ट्राइबल घोषित किया जा सकता है इन तथ्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर। आप बात कर रहे हैं कि पहाड़ और मैदान की, तो मैं निश्चित तौर पर जो अधिकार पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, अगर उनको मांगा जा रहा है, अगर वो मिल भी जाते हैं, तो इसमें किसी दूसरे समुदाय या दूसरे व्यक्ति का हनन तो नहीं है। अगर मेरे अधिकार मुझे मिल रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति का क्या हनन है? आप नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे होंगे कि जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया होगा, तो मैं उस पर ये बताना चाहता हूँ कि आज भी पूरे देश के अंदर कई ऐसे जगह हैं, अगर लक्षद्वीप की आप बात करें तो वहाँ 100% आरक्षण है एसटी के लिए, क्योंकि वहाँ पूरा ट्राइबल घोषित है। आप इसके अलावा अन्य राज्य हैं जहाँ पर 80%, 50%, 35%, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में 20-20, 22-22% एसटी आरक्षण है। तो इसलिए कि वहाँ ज़्यादा जनसंख्या को एसटी ट्राइबल में रखा गया है। यहाँ भी जब संख्या एसटी की बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आरक्षण भी बढ़ेगा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ेगा। तो यहाँ पर रोजगार का कोई ऐसा मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जिन पर्वतीय क्षेत्रों को एसटी दर्जे में होना चाहिए था ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर, आज उन्हें या तो ओबीसी का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है या उन्हें सामान्य वर्ग में रखा गया है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं छलावा है। और निश्चित तौर पर इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जिन जिन सीमाओं में ये क्राइटेरिया पूरा करता है उसमें ये लागू होना चाहिए। जनजातीय क्षेत्र भी लागू होना चाहिए और उसके साथ 5वीं अनुसूची में भी ये लागू होना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, जैसे हम देख रहे हैं आज पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सरकार से पहले एक जन चेतना का माहौल बनाना पड़ेगा। और आप हम देखते मतलब ये चक्राता वाली बैल खटा के हम जब गढ़वाल की स्थिति देखते हैं, जहाँ पर आजकल लोग अपने आप को मैदानी क्षेत्रों में बसने के बाद आधुनिक महसूस करते हैं और अपनी पहचान में उनकी कहीं ना कहीं हीन भावना, इस वजह से पलायन के लिए भी आप कारण मानते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे जागृत करेंगे इस चीज़ को लेकर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने वहाँ देखा लद्दाख में उनको 16 वांगचुक को 6वीं अनुसूची की मांग के जेल कर दिया जाए, तो आप इस सरकार को कैसे धरातल पर जगाने वाले हैं? क्या आंदोलन आप कोई बड़ा दोबारा करने वाले हैं? देखिए, सरकार को तो जनता जगाएगी और जनता तय करेगी कि क्या उनके जो अधिकार हैं, जो उन्हें आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाने चाहिए थे, आज तक नहीं मिले हैं, क्या उनको ये अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए, ये जनता तय करेगी। और हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम दस्तावेजों के आधार पर बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज है, चाहे 1815 से लेकर 74 तक या 74 के बाद डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट जो है उसके आधार पर, और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, पिछड़ापन या तमाम विशिष्ट संस्कृतियाँ जो मानक 5 रखे गए हैं, उन आधार पर हम बात कर रहे हैं। आपने जौनसार की बात की, जौनसार में ऑलरेडी ट्राइब है पर वहाँ पर 5वीं अनुसूची नहीं है और उनको अधिकार है 5वीं अनुसूची का लेने का, क्योंकि 1873 के आसपास वहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसका नाम है वाजिब उल अर्ज, और उस डॉक्यूमेंट में लगभग जो 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है जनता को, वो अधिकार उसमें दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची में अधिकार ग्राम सभाओं को है और वहाँ पर खत को अधिकार है, खत का मतलब पट्टी है। तो वो डॉक्यूमेंट आज भी चल रहा है। वो डॉक्यूमेंट जब जिल्द बंदोबस्त हुआ तो वो जिल्द में लगा हुआ है, जब हम अपने तहसील से निकालते हैं तो वो डॉक्यूमेंट निकलता है। तो वो भी हकदार है 5वीं अनुसूची लेने के लिए। भोटिया जनजाति के लोग भी हकदार है 5वीं अनुसूची लेने के लिए। राजी, बोक्सा, थारू, ये जनजाति के जो लोग हैं ये भी
इनका भी अधिकार है 5वीं अनुसूची लेने के लिए। इसके साथ साथ जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, इस आधार पर संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं का वो क्षेत्र जिसको इसमें रखा गया था उस दौरान से लेकर, और उन लोगों को ये अधिकार है कि वो जनजाति क्षेत्र घोषित हो और उसके साथ साथ वो 5वीं अनुसूची में सम्मिलित हो। ये पांचों क्राइटेरिया को सब लोग परिपूर्ण करते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ये जनता की लड़ाई है और जनता इस लड़ाई को लड़ेगी। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा और अंजाम तक इस चीज़ को पहुँचाएगा।